हेलो, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कैसे हैं बेटा? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ हिंदी मीडियम में वीडियो भी देख रहे होंगे। यस, बताइए, याद है आपको प्रीवियस वीडियो में आपने क्या देखा था? कौन सा पार्ट हम पढ़ रहे थे? कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? जल्दी बताइए। आप ही बता दीजिए। यस, कृतिका का पाठ 4, यही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा, लिखा है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी द्वारा। और क्या कहानी थी वो आपको पता है? थोड़ा सा दोहरा लें। यस, बताइए, आप बताएंगे। एक दुलारी नाम की स्त्री थी जो नाचने गाने वाली स्त्री थी, पेशे से नाचने गाने वाली थी। समाज में किस तरह से उसका मान सम्मान या किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता था वो इस पाठ में बताया गया है। साथ ही साथ जो समाज के कुछ जो अपने आप को उच्च वर्ग का समझते हैं, कुछ ऐसे लोग थे जो उस पर अपना अधिकार समझते थे। उनको लगता था कि यदि इसको कुछ चंद पैसे या कुछ भी उपहार स्वरूप साड़ियाँ या कुछ दे दी जाएंगी तो वो हमारे इशारों पर नाचने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं था। दुलारी स्वाभिमानी स्त्री थी, एक सबला स्त्री थी। उसको पता था कि किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है और ये समाज में जो नजरें हैं, जो उस पर कुछ नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं, उनको भी दिखाना है। ठीक है, एक और नए कैरेक्टर का यहाँ पर आगमन होता है। नाम था टुन्नू। उम्र कम ही थी, बच्चा ही था। दुलारी अच्छी थी, बड़ी थी, है ना, लगभग 40-45 वर्ष की नारी थी, स्त्री थी। एक बार जब वो अपने गाने गा रही थी, कजली गायन में वो बहुत प्रसिद्ध थी। जब एक सभा में उसका गीत का आयोजन चल रहा था, गाने में सवाल जवाब होते थे, तो एक बार जब वो गा रही थी तो एक ब्राह्मण परिवार का एक लड़का था टुन्नू, वो भी आया था उस समारोह में। और जब उसने दुलारी को गाते हुए देखा तो बड़ा उसकी तरफ आकर्षित हुआ। उसका गीत का, उसके चरित्र का वो कायल हो गया। ठीक है, और उसने सोचा कि दुलारी से मिलने जाऊंगा। और जब वो दुलारी से मिलने गया, उसने भी वहां गीत गाया, वो भी गाने में रुचि रखता था। दुलारी से जब वो मिलने गया तो हाथ में एक साड़ी ले जाता है, गिफ्ट, उपहार स्वरूप। जैसे ही दुलारी के घर पहुंचा, दुलारी ने देखा कि ये कौन है। देखकर दुलारी ने आओ देखा ना ताओ और उसको डांटना शुरू कर दिया कि तुम क्यों आए हो, क्या लेकर आए हो ये। टुन्नू कुछ कहता उससे पहले उसकी आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे। और दुलारी को साड़ी देने चाहा लेकिन उसने नहीं ली, फिर भी उसने वहीं पर रख दी और उसके आंसुओं की धार साड़ी पर टपकती गई। टुन्नू के जाने के बाद दुलारी को एहसास हुआ कि मैंने उसको इतना डांटा क्यों, क्या पता बेचारा क्यों मेरे पास आया था, क्या लेकर आया है। देखा तो उसमें खादी की, प्योर कॉटन खादी की साड़ी थी। उसने देखा और टुन्नू के आंसुओं से भीगी हुई साड़ी थी, तो उसने उस साड़ी को अच्छे से अपने सीने से लगाया और अपनी संदूकची अर्थात जो पेटी, सूटकेस उसमें नीचे रख दी। उसके बाद एक और व्यक्ति का आना होता है जो उसी कॉलोनी का था। नाम था फेकू सरदार। ठीक है, अक्सर टुन्नू दुलारी के घर वो आया जाया करता था, फेकू सरदार। अब लाया वो उसको, होली का समय था, होली उत्सव मनाने जा रहे थे सब लोग, उसी दिन का समय था। तो वो साड़ियों का बंडल लेकर आता है और दुलारी को देना चाहता है। दुलारी ने लेने से मना कर दिया। फेकू सरदार को गुस्सा आया कि ये मेरे उपहार को कैसे मना कर सकती है, क्योंकि वो देख चुका था कि एक लड़का आया था, कुछ हाथ में लेकर आया था और दुलारी ने उसको अपने पास रख लिया है। जब दुलारी ने टुन्नू का जो साड़ियों का बंडल था वो नीचे फेंक दिया, नीचे क्या चल रहा था, विदेशी कपड़ों का या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था और भारत जननी तेरी जय हो, भारत जननी तेरी जय हो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। तो दुलारी ने भी वो साड़ियों का बंडल अपने घर से नीचे फेंक दिया वहीं पर। ठीक है, फेकू सरदार को गुस्सा आया और उसने धड़ से खिड़की बंद कर दी। अब क्या हुआ, उसके बाद ये खबर धीरे धीरे फैलती गई लोगों में कि दुलारी के घर एक बालक, बच्चा सा आया था और वो उसको कुछ देकर गया है। फेकू सरदार को गुस्सा आया क्योंकि वो तो दुलारी पर अपना अधिकार समझता था। एक और कैरेक्टर, एक और चरित्र का नाम आता है अली सगीर, जो पुलिस का मुखबिर था। उसने भी बताया कि हाँ सरदार, आप सही कह रहे हैं। अब क्या हुआ कि टुन्नू को बेचारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
अली सगीर और फेकू सरदार ने मिलकर उसको किसी ऐसे सुनसान स्थान पर जाकर इतना मारा कि टुन्नू की जान चली गई। टुन्नू की मरने की खबर सुनी जब किसके द्वारा, एक बच्चा आया पड़ोस का और झिंगुर नाम था उसका, वो आता है दुलारी के पास और बताता है कि टुन्नू मारा गया। दुलारी क्या करे, रोए, क्रोधित हो, गुस्सा करे या फिर करे क्या। उसी रोष में, उसी गुस्से में उसने रोना शुरू कर दिया। क्या करे, वो सिर्फ एक बार उस लड़के से मिली थी और जो कि उसको भेंट देकर गया था। दूसरे दिन होली का उत्सव होने वाला था, सभा लगने वाली थी। फेकू सरदार का संदेश आया कि दुलारी तुम्हें वहां पर गाने आना है। चूंकि दुलारी का बिल्कुल मन नहीं था कि वो गाने जाए, लेकिन फिर भी उसको वहां जाना पड़ा और अपने मन को मसोस कर वहां पर एक गीत गाया उसने। और गीत क्या गाया था, यही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा, कासे मैं पूछूं, किससे मैं पूछूं कि मेरा जो एक बहुत अच्छा लड़का था, मतलब जो मुझसे सच्चा प्रेम करता था, उसको मार दिया है इन्हीं समाज के ठेकेदारों ने। उसने अपने गीत में गाते गाते ही उन लोगों की सच्चाई को बता दिया। जो समझने वाले थे वो समझ गए। फिर एक और एंट्री होती है, किसकी, पत्रकार की। एक जूनियर एडिटर आता है, ठीक है, और उसने छाप दिया कि हाँ, अली सगीर और फेकू सरदार कुछ इस तरह से टुन्नू की मौत की सच्चाई की खबर वो लाया मुख्य संपादक के पास। उस व्यक्ति को, उस संपादक को अयोग्य ठहराकर उसकी खबर को दरकिनार कर दिया। जो मुख्य संपादक था उसने भी उस खबर को अपने अखबार में नहीं छापा, जबकि वो खबर सच थी। लेकिन उसको डर था कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग मतलब पैसे से, रुतबे वाले, जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं, ऐसे लोगों से यदि मैं दुश्मनी लूंगा तो मेरा समाचार पत्र ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसने उस खबर को नहीं छापी। अंत में दुलारी ने गीत गाया, रोते रोते वो अपने घर चली जाती है। और यहां पर बात क्या सामने आती है कि आज भी लोग पैसे के, चंद पैसों के लालच में आकर अपने आप को भ्रष्ट बना देते हैं। भ्रष्टाचार इसी को तो कहते हैं कि जहां सच्चाई को दबाया जाता है, जहां सच्चाई को बताने से लोग डरते हैं, वो क्या क्या समाज होगा। और ये बात आज की नहीं है, ये कहानी है लगभग 50, 60 या 100 वर्ष पुरानी, जब समाज की सोच एकदम निम्न थी। समाज में स्त्रियों को वो सम्मान प्राप्त नहीं था जो आज है। समाज में स्त्रियों को सिर्फ और सिर्फ घर की 4 दीवारी में कैद करके रखा जाता था। कैद मतलब ऐसा नहीं है कि जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ घर में रखा जाता था। उनको शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, उनको अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। ये सब हमने देखा पाठ में। बेटा, वी ऑल आर वेरी लकी कि हम आज इस युग में पैदा हुए हैं, इस समाज में हमारा जन्म हुआ, जहां समाज में आधुनिकता आई है, समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया है। यस, तो आज हम इसी चैप्टर, यही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। आशा करती हूं आप सभी बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर भी देंगे, उत्तरों का निर्माण भी करेंगे। प्रश्न आता है आपके सामने, उत्तर आप बताएंगे। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। देखिए, आजादी की लड़ाई में ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग थे केवल वही शामिल हुए हों। आजादी की लड़ाई में कई ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जो जिनका मतलब उपेक्षित, नहीं कहते कि मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, बिल्कुल उपेक्षित, जिनकी तरफ लोग देखना तक पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी है आजाद कराने में हमारी भारत भूमि को। तो ऐसे ही लोगों को यहां पर लेखक ने बताया है, उनके नामों को उभारा है कि ये आजादी यूं ही नहीं मिली हमें, हर एक भारतवासी ने अपने रक्त को बहाया है, तब जाकर हमें ये आजादी प्राप्त हुई है। भारत की आजादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कहानी में लेखक ने टुन्नू व दुलारी जैसे पात्रों के माध्यम से उपेक्षित वर्ग के योगदान को उभारने की कोशिश की है। टुन्नू व दुलारी दोनों ही कजली गायक हैं।
टुन्नू ने आजादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर व अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध किया कि यह वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपितु इनके मन में भी आजादी प्राप्त करने का जोश है। जब आजादी का जुलूस निकल रहा था, जब विदेशी बहिष्कृत करने वाले, विदेशी सामानों का बहिष्कार करने वाला जुलूस निकल रहा था, तो उस समय टुन्नू भी उस जुलूस में शामिल था और यह बात अली सगीर को पता थी। तो उसने तुरंत फेकू सरदार को बताया और उसको भीड़ से अलग ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जुलूस में शामिल था, वो एक सच्चा देशभक्त था। ठीक है, यहां पर दुलारी भी सच्ची, बहुत अच्छी महिला थी जो अपने मान सम्मान को रखते हुए गायन करती थी। ठीक है, इसी तरह दुलारी द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था। इसी तरह जलसे में बतौर गायिका जाना व उसमें नाचना गाना उसके अप्रत्यक्ष योगदान की ओर इशारा करता है। लेखक ने इस प्रकार समाज के उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण माना है। रेशमी साड़ियों को जला दिया था, पूरा बंडल का बंडल फेंक दिया था उसने, कोई मोह नहीं रखा था उसने। ये नहीं सोचा कि कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां मैं पहन लूंगी, विदेशी बंडल था इसलिए उसने फेंक दिया था। ठीक है, तो ये विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना भी हमारे आजादी के आंदोलन में सहयोग देने का ही एक उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कठोर हृदय समझे जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित होने लगी? क्यों हो उठी एकदम से विचलित, जबकि सब उसको बड़ा कठोर हृदय समझते थे? क्योंकि किसी की बातों में नहीं आती थी, वो अपने काम से काम रखती थी, तो सब कहते थे कितनी कठोर हृदय वाली है ये। और जब टुन्नू आया था तब भी उसकी बातों में नहीं आई थी, आंसुओं से भी नहीं पिघली थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब टुन्नू की मृत्यु हुई तो वो विचलित हो पड़ी, वो रो उठी। क्या कारण था? दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी, इसलिए स्वयं की रक्षा हेतु वह कठोर आचरण करती थी। ठीक है, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। टुन्नू जो उसे प्रेम करता था उसके लिए हृदय में बहुत खास स्थान था, परंतु वह हमेशा टुन्नू को दुत्कारती रहती थी, क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था। वो इसलिए उसके साथ कठोर व्यवहार करती थी ताकि उसको बता सके कि अभी तुम अपने काम से काम रखो, ये प्रेम नहीं करना है। अभी यदि तुम प्रेम के बंधन में बंध गए तो अपने बाकी का जो भविष्य है उसको कैसे संवारोगे, इसलिए उसको समझाने के लिए कठोर बनी रहती थी। ठीक है, उसके मन में टुन्नू का एक अलग ही स्थान था जो कि सम्मानजनक था। उसने जान लिया था कि टुन्नू उसके शरीर का नहीं बल्कि उसके गायन कला का प्रेमी था। ठीक है, गायन का प्रेमी था, उसके संगीत का प्रेमी था, उसके व्यक्तित्व का प्रेमी था, क्योंकि दुलारी एक आत्माभिमानी स्वाभिमानी स्त्री थी। फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसू की धारा बह निकली। किसी के लिए ना पसीजने वाला उसका हृदय आज चीत्कार कर रहा था, चीख रहा था, बिलख रहा था, रो रहा था। टुन्नू की मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली, जो टुन्नू लेकर आया था। उसने वो खादी की धोती पहनकर, धोती मतलब साड़ी पहनकर सबके सामने जाती है और उसी धोती या साड़ी को पहनकर वो गीत भी गाती है। मोहल्ले की औरतों को पता था कि ये साड़ी उसको टुन्नू ने दी है, तो उसने उस प्रेम को सच्चाई से अपनाया और उसका सम्मान किया। साथ ही साथ टुन्नू की आत्मा को शांति पहुंचे, इसलिए उसने ये साड़ी भी पहनी। ठीक है, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। कजली गायन या कजली दंगल जैसी जो क्या होती है गतिविधियों का आयोजन, तो उसमें क्या होता है, किस तरह की गतिविधियां हैं? क्या लोकगीत और कजली गायन ये कुछ क्षेत्रीय या कुछ इस तरह की परंपराएं हैं जो चलाई जा रही हैं सदियों से और चलती आ रही हैं? आइए देखते हैं। कजली लोक गायन की एक शैली है। इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। उस समय इनका आयोजन मनोरंजन का साधन हुआ करता था। इसके माध्यम से जनसंचार, जन प्रचार भी किया जाता था। इनमें भाग लेने वाले लोग इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते थे कि जो भी इसमें भाग लेता था मतलब वो प्रतिष्ठित है। ठीक है, इन कजली गायकों को बुलवाकर समारोह का आयोजन करवाया जाता था। अपनी प्रतिष्ठा को उनके साथ जोड़ दिया जाता था। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेक समारोह किए जाते थे, जैसे राजस्थान में लोक संगीत व पशु मेलों का आयोजन, पंजाब में लोक नृत्य व लोक संगीत का आयोजन,
उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन, दक्षिण में बैलों के दंगल व हाथी युद्ध का आयोजन किया जाता है। तो ये क्षेत्र के अनुसार कुछ ऐसे कार्यक्रम या कुछ ऐसी मान्यताएं या रीति रिवाज चले आ रहे हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी होते हैं कई स्थानों पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है। लोग उसको सम्मान देना नहीं चाहते हैं फिर भी वो सम्माननीय है, फिर भी उसने अपने आत्मसम्मान को बनाकर रखा क्योंकि वो कठोर हृदय की थी। उसका कठोर हृदय इसलिए था क्योंकि वो अकेली रहती थी और वो किसी के बातों में नहीं आती थी। उसको पता था कि मैं अकेली हूं तो मैं अपनी रक्षा किस प्रकार कर सकती हूं, इसलिए वो कठोर हृदय से सब लोग उसको जानते थे, अरे वो तो बहुत कठोर है, अरे बहुत मतलब कुछ भी कहती है वो, उससे दूर रहना। इसलिए उसके मन में इस तरह की ये बातें थी। लेकिन प्रश्न है कि उसको विशिष्ट समाज में शामिल नहीं किया था, फिर भी वो अति विशिष्ट थी। उसके पीछे क्या कारण था? इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए कि वो विशिष्ट ना होते हुए भी, विशिष्ट लोगों की श्रेणी में या समाज में ना होते हुए भी अति विशिष्ट थी, बहुत स्पेशल थी। आखिर क्यों, क्या कारण था कि वो इतनी स्पेशल थी, इतनी सम्माननीय थी, इतनी विशिष्ट थी? दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक के दायरे से बाहर है क्योंकि वह गौनहारिन है और गौनहारिन को सामाजिक प्रतिष्ठा का पात्र नहीं माना जाता। गौनहारिन मीन्स गायिका, पेशे से नाचने गाने वाली। उसकी विशिष्ट प्रतिभाएं कुछ इस प्रकार हैं। क्या क्या थी उसमें प्रतिभाएं? प्रबुद्ध गायिका, दुलारी एक प्रभावशाली गायिका थी। उसकी आवाज में मधुरता एवं लय का सुंदर संयोजन है। पद्य में सवाल जवाब करने में उससे कुशलता प्राप्त थी। उसके आगे कोई अच्छा गायक टिक भी नहीं पाता था। इतनी कुशल थी, इतनी प्रबुद्ध गायिका थी कि उसके सामने चारों तरफ से कहीं से भी कोई भी आ जाता प्रतियोगिता में शामिल होने, लेकिन जीतना तो दुलारी को ही होता था। और सब लोग ये कहते थे कि हाँ जीतेगी, लेकिन कुछ लोग आते थे कि हम भी देखें कैसे गाती है, और जब गाते थे तो उसके सामने बस सिर ही झुकाते थे। और क्या थी उसकी विशेषताएं? सबला नारी, अबला नारी नहीं, जैसे एक पहले कहावत थी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन वो अबला नहीं, वो सबला थी। वह नारी होते हुए पुरुषों के पौरुष को ललकारने की क्षमता रखती थी। ठीक है, वह पुरुषों की तरह ही दनादन दंड लगाती और कसरत भी करती थी। उसने अपने आप को इतना मजबूत बना के रखा था कि कोई उसके आसपास भटकता भी नहीं था। ठीक है, साथ ही साथ देशभक्त। बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में ना कूदी हो, पर वह अपने देश के समर्पित स्त्री थी। देश के प्रति उसके मन में समर्पण की भावना थी। तभी उसने फेकू द्वारा दी रेशमी साड़ियों के बंडल को विदेशी वस्त्रों की होली जलाने हेतु जुलूस में आए लोगों को दे दिया था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी तो उसने फेकू सरदार द्वारा दिया गया सुंदर सुंदर रेशमी साड़ियों का बंडल भी फेंक दिया था। इससे कहा जा सकता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुई हो, लेकिन परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तो वो शामिल थी। समर्पित प्रेमिका। दुलारी एक समर्पित प्रेमिका थी। वह टुन्नू से मन ही मन प्रेम करती थी, परंतु उसके जीते जी उसने अपने प्रेम को कभी व्यक्त नहीं किया। उसकी मृत्यु ने उसके हृदय में दबे प्रेम को आंसुओं के रूप में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि वो टुन्नू को समझाना चाहती थी। वो ये इसलिए उसके सामने कठोर बनती थी कि ये बच्चा है, अभी अपने आप को नहीं जानता है उसके लिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो बस मेरे गायन से प्रभावित है, इसलिए मुझे ये उपहार स्वरूप साड़ी ले आया। उसको नहीं पता है कि उसका जीवन तो बहुत सुनहरा है। ठीक है, इसलिए उसके समक्ष तो वो कठोर बनी रही, लेकिन मन ही मन उसके मन में टुन्नू के प्रति प्रेम की भावना आ गई थी। और प्रेम की भावना किसी के लिए भी उत्पन्न हो सकती है। प्रेम बशर्ते कि वो निस्वार्थ हो, उसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई मतलब ना हो। समझ में आया बेटा कि प्रेम निस्वार्थ होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। माता पिता का प्रेम बच्चों के लिए निस्वार्थ होता है। शिक्षकों का प्रेम विद्यार्थियों के लिए निस्वार्थ होता है। माता पिता और शिक्षक अपने बच्चों को और अपने विद्यार्थियों को हमेशा खुद से ऊपर चाहते हैं, अर्थात वे चाहते हैं कि उनसे अधिक
सफलता वे प्राप्त करें और उनकी सफलता में ही उनको गौरवान्वित महसूस होता है, वो गर्व महसूस करते हैं। ठीक है। सहृदय नारी, हृदय से बहुत कोमल, देखते हैं कैसी, वह सहृदय भी है। टुन्नू की मृत्यु पर उसकी आंखों में आंसुओं की मेघ माला उमड़ पड़ती है। इस तरह वह भावुक नारी भी थी। ऐसा नहीं है कि वो कठोर है तो भावनाएं बस सोती रहती थी, या वो इमोशनल नहीं थी, रोती बिलखती नहीं थी। जैसे ही उसने टुन्नू की मृत्यु का समाचार सुना तो वो रो पड़ी थी, अपने आप को नहीं रोक पाई थी। निडर स्त्री, यस, दुलारी एक निडर स्त्री थी। वह किसी से नहीं डरती थी। अकेली स्त्री होने के कारण उसने स्वयं की रक्षा हेतु अपने को निडर बनाया हुआ था। इसी निडरता से उसने फेंकू की दी हुई साड़ी जुलूस में फेंक दी। टुन्नू की मृत्यु के पश्चात उसने खादी की साड़ी पहनकर समारोह में भाग लिया तथा गायन पेश किया, जबकि जो फेंकू था उसको पता था कि जो साड़ी दुलारी पहनी है वो टुन्नू की दी हुई है, लेकिन वो डरी नहीं और उसने अपने बिल्कुल निडरता के साथ टुन्नू की दी हुई खादी की साड़ी पहनी और समारोह में भाग लिया और गायन भी किया। ठीक है। स्वाभिमानी स्त्री, दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान के लिए समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं थी, है ना। इसलिए उसने फेंकू द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। वो स्वाभिमान की रक्षा करना जानती थी। सब लोग, पूरा क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र में वो इसी बात से फेमस थी कि भाई वो तो बड़ी कठोर है, वो स्वाभिमानी स्त्री है, वो गायन में, कला में, नृत्य में अति कुशल है, लेकिन वो बातों में या भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय नहीं लेती है। इसलिए लोग उसका सम्मान करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहां और किस रूप में हुआ? बताइए, टुन्नू ने दुलारी को कब देखा था और जो टुन्नू है वो कब गया था दुलारी के घर? टुन्नू और दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजमा बाजार में हुआ था, जहां वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। ठीक है। नुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था। उसे पद में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। पद में अर्थात गाने गाने में वो सवाल जवाब करती थी। ये बहुत बड़ी कुशलता थी ना। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे। पानी भरते नजर आते मतलब उसके सामने हार मान लेते थे, और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख ही नहीं आता था, कोई उसके सामने ही नहीं आता था। वो पहले ही हार स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि दुलारी ही जीतेगी। उसी कचरी दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। उसे भी पदात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त थी। टुन्नू दुलारी की चुनौती स्वीकार करता है। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर उसे सुनती है। टुन्नू ने अपनी कला से दुलारी को नतमस्तक कर दिया था। चूंकि उम्र में तो टुन्नू काफी छोटा था, दुलारी अच्छी 40-45 की स्त्री थी, और अभी जो टुन्नू था 17-18 वर्ष का युवक था। ठीक है। लेकिन जिसके सामने अच्छे गायक भी पानी भरते थे, जैसा लेखक ने बताया अभी, टुन्नू का गीत सुनकर दुलारी नतमस्तक हुई थी, सिर झुका लिया था। इतने अच्छे से टुन्नू ने अपने गायन को प्रस्तुत किया था। दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहां तक उचित था, ता सौर बलुआ बोल जिंदगी में कब देखने लौट। दुलारी ने इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? बताइए, उदाहरण सहित बताइए कि ता सर बउला बोल जिंदगी में कब देखने लौट। ठीक है। यहां पर वो कुछ पूछना चाहती है। क्या पूछना चाहती है और आज के युवा वर्ग को वो क्या संदेश देना चाहती है? इस प्रश्न के माध्यम से, इस उत्तर के माध्यम से आप सुनिएगा और समझिएगा। दुलारी का टुन्नू का यह कहना उचित था, ता सर बउला बोल जिंदगी में कब देखने लौट, क्योंकि टुन्नू अभी 16-17 वर्ष का है। उसके पिताजी गरीब पुरोहित थे जो बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे थे। टुन्नू ने अब तक लोट अर्थात नोट देखे ही नहीं। उसे पता नहीं कि कैसे कौड़ी कौड़ी जोड़कर गृहस्थी चलाते हैं, क्योंकि उसके पिताजी घर घर जाकर पूजा याचना करते थे, प्रार्थना करते थे। ठीक है। और पुरोहित थे, पुजारी थे। तो अभी बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि माता पिता या पिता माता किस तरह से कठिनाइयों से पैसे कमाकर घर लाते हैं, और बच्चों को सिर्फ दिखता है कि हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें वहां जाना है, यहां जाना है, जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं।
तो टुन्नू उस गीत के माध्यम से जब दुलारी ने ये गाया कि कहाँ देखे तुमने नोट, लोट अर्थात नोट, तो टुन्नू को समझ में आया था और उसने शायद गायन में ही कुछ जवाब भी दिया था। दुलारी उसको ये बताना चाहती थी कि अभी तुम्हें नोट की कीमत नहीं पता, अभी तुम बहुत छोटे हो, कुछ नहीं जानते हो, अभी तुम सिर्फ मौज मस्ती यही सब जानते हो, आपको लगता है कि सब अच्छा अच्छा है। ठीक है, आइए और देखते हैं कि क्या है। यह दुलारी ने उन लोगों पर आक्षेप किया है जो असल जिंदगी में कुछ करते नहीं हैं, मात्र दूसरों की नकल पर ही आश्रित रहते हैं कि उसने वैसा किया इसलिए मुझे भी करना है, उसके पास ऐसा है मुझे भी चाहिए, मेरे फ्रेंड ने अभी अभी साइकिल ले ली, नहीं मतलब ये ले लिया वो लिया, उसके पास इतना अच्छा सब कुछ है मुझे भी चाहिए, दूसरे के पास जो है बस वो हमें चाहिए। नहीं करना है, होड़ हमें नहीं करना है। आपने वो सुना होगा ना, जेते पांव पसारिए तेती लांबी खौर। माता पिता द्वारा कमाई हुए धन को हमें यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है बेटा, पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं। ये डायलॉग आपने कई बार सुना होगा कि कोई कल्प वृक्ष तो नहीं है हिलाएंगे और पैसे की बरसात हो जाएगी। ओके, यदि किस्मत से पैसे की बरसात अर्थात बहुत अधिक धन भी हमारे घर आ रहा है तो उसका सम्मान कीजिए, व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसको अच्छे कार्यों में लगाना है। ठीक है, जो असल जिंदगी में कुछ करते नहीं है। ठीक है, उसके अनुसार इस जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता है कि अगले ही पल अगले ही क्षण क्या हो सकता है। इस जिंदगी में कब नोट या धन देखने को मिल जाए या कुछ नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि कब जो कहते हैं ना पैसा तो हाथ का मैल है, बिल्कुल सही कहते हैं कि आज जो धन दौलत या संपत्ति या जो पैसे हमारे पास हैं, क्या ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जीवन भर हमारे पास रहेगा? नो, हाथ का मैल अर्थात आज यहां है कल वहां चली जाएगी, पता नहीं, क्योंकि इसको हम अचल संपत्ति नहीं कहते। अचल मीन्स जो एकदम स्थिर रहे। ठीक है, चल संपत्ति है ये, धन दौलत सब कुछ कब चला जाए कब फिसल जाए देर नहीं लगती है, राजा को रंक बनते देर नहीं लगती है। इसलिए कभी भी गर्व या घमंड जैसी भावना को हमारे मस्तिष्क में स्थान ही नहीं देना है। ओके, इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया था? टुन्नू ने अपना योगदान कैसे दिया, दुलारी ने अपना योगदान कैसे दिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में? क्या वे अंग्रेजों से जाकर आपसी भिड़ंत की थी उन्होंने? क्या अंग्रेजों को उन्होंने अपनी तीर तलवार से मार गिराया था? क्या हुआ था? क्या सिर्फ हम कहीं भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहेंगे या हम बिल्कुल दुश्मनों को गोलियों से छन्नी कर देंगे तभी हम अपने भारत की रक्षा कर सकते हैं या स्वतंत्रता सेनानी कहला सकते हैं? नो, हम अपने अपने स्थान पर रहकर अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करके भी देश के योगदान, देश की रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसा ही किया था टुन्नू और दुलारी ने। दुलारी का योगदान देखते हैं कि दुलारी ने अपना योगदान कैसे दिया। दुलारी प्रत्यक्ष रूप में आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपना योगदान दिया था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान फेंकू द्वारा दी गई रेशमी साड़ी के बंडल को फेंक दिया था ना उसने, सारा बंडल रेशमी साड़ियों का। कोई और होता शायद उसके स्थान पर तो सोचता इतनी सुंदर साड़ियां हैं इनको क्यों फेंकना, लेकिन देश की सहायता या रक्षा या अपना सहयोग देने हेतु उसने रेशमी साड़ियों का बंडल विदेशी बहिष्कार के स्थान पर फेंक दिया था। ठीक है, टुन्नू का योगदान देखते हैं। टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया। कैसे, आइए देखते हैं। उसने रेशमी कुर्ता व टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था, क्योंकि उस समय जोरों शोरों पर था विदेशी बहिष्कार कि हम स्वदेशी अपनाओ, इस तरह के नारे लगाए जाते थे, स्वदेशी अपनाएंगे, भारत जननी तेरी जय हो तेरी विजय हो, हम स्वदेशी अपनाएंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो वो टोपी पहनता था, कुर्ता पहनता था, पहले रेशमी पहनता था, लेकिन इस आंदोलन के चलते ही उसने खादी टोपी और कुर्ता पहनना प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेज विरोधी आंदोलन में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया और इसी सहभागिता के कारण उसने अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। जब वो उस आंदोलन में भाग ले रहा था तभी
कुछ जो समाज के ठेकेदार हैं उन्होंने उनको देखा और उसको मृत्यु के घाट उतार दिया था। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? अब देखिए, दुलारी और टुन्नू का जो प्रेम था वो गायन के प्रति था, गीत के प्रति था, कला के प्रति था। लेकिन अब उसका जो कला के प्रति प्रेम था, टुन्नू की कला के प्रति प्रेम था, क्योंकि वो जब उसने टुन्नू का गायन सुना था तो वो नतमस्तक हो गई थी। लेकिन उनके इसी प्रेम को कब वे देश प्रेम की ओर ले गए, कैसे ले गए वो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। टुन्नू 16 वर्ष का युवक था और दुलारी ढलते यौवन प्रौढ़ा अवस्था की थी, मतलब 40-45 वर्ष। दुलारी टुन्नू की काव्य प्रतिभा पर मंत्रमुग्ध थी, क्योंकि उसने सुना था टुन्नू को। दुलारी और टुन्नू के हृदय में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था। अगाध प्रेम समझते हैं? असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, निस्वार्थ प्रेम। ठीक है। दुलारी ने टुन्नू के प्रेम निवेदन को प्रत्यक्ष रूप से कभी स्वीकार नहीं किया, परंतु वह मन ही मन उससे बहुत प्रेम करती थी। वह यह भली भांति जानती थी कि टुन्नू का प्रेम शारीरिक ना होकर आत्मीय था और टुन्नू की इसी भावना ने उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा भावना भर दी थी। वो भी टुन्नू का सम्मान करती थी, आदर करती थी, क्योंकि उसे पता था कि टुन्नू उसके शरीर से नहीं, उसकी कला से और उसकी आत्मा से प्रेम करता है। परंतु फेकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फूट पड़ा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी के लिए ना पसीजने वाला उसका हृदय चीत्कार कर उठा। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके गायन में नई जान फूंक दी। उस समय वो बहुत दर्द में थी, पीड़ा में थी। यहीं से उसने देश प्रेम का मार्ग चुना और उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। पहले वो रेशमी साड़ियां पहनती थी, लेकिन जब टुन्नू के शहीद होने की खबर उसने सुनी, तब उसने भी बिल्कुल ये निश्चय कर लिया कि अब वो विदेशी वस्त्रों को नहीं अपनाएगी, नहीं पहनेगी। तभी तो फेकू सरदार द्वारा लाया गया साड़ी का बंडल भी फेंक दिया और उसने उस खादी की साड़ी को पहनकर अपने देश प्रेम को प्रकट किया। समझ में आया ना बेटा? अगला प्रश्न है, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? बहुत से लोग बहिष्कार तो कर रहे थे, लेकिन जिसका उपयोग नहीं होता उनको बहिष्कृत करते जाते थे कि ये उपयोगी नहीं है, चलो इसको फेंक दो, ये इसका हम उपयोग नहीं करते, चलो ये फेंक दो। लेकिन दुलारी ने तो नई कोरी रेशमी साड़ियों का बंडल ही फेंक दिया था। तो ये उसकी कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? आजादी के दीवानों की एक टोली जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रही थी। ठीक है। अधिकतर लोग फटे पुराने वस्त्र दे रहे थे। दुलारी के वस्त्र बिल्कुल नए थे, कोरी कोरी साड़ियां थी। दुलारी द्वारा विदेशी वस्त्रों के ढेर में कोरी रेशमी साड़ियों का फेंका जाना यह दर्शाता है कि वह एक सच्ची हिंदुस्तानी थी, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम एवं आदर भाव था। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मोल नहीं, कोई मूल्य नहीं, इसलिए उसने नई कोरिया साड़ियां भी फेंक दी। उसके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का मोह नहीं था। यह उसके सच्चे देश प्रेम की मानसिकता को दर्शाता है। उसने अपने देश प्रेम को इस तरह से प्रकट किया। अभी हमने बताया ना बेटा कि देश प्रेम या देश की रक्षा या देश का सहयोग करने के लिए आवश्यक नहीं है कि हमको बॉर्डर पर जाना हो या हम बिल्कुल आमने सामने शत्रु से युद्ध करें। हम अपने अपने स्थान पर रहकर सच्चाई के साथ देश प्रेम की भावना को निभा सकते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? आप सोचिए, बच्चा था, 16 वर्ष की आयु का बच्चा था, उसे क्या पता प्रेम क्या होता है, क्योंकि अभी आप भी उसी उम्र में गुजर रहे हैं। आपको नहीं पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रेम है, क्या मोह है। आपको जो वस्तु अच्छी लगी आपको वो चाहिए। जब वो वस्तु पुरानी हो गई, उपयोग नहीं है, उसको फेंक दिया। ठीक है।
इसी तरह से कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है, यदि वो दिखने में अच्छा है तो हमें लगता है कि हम तो उससे प्रेम करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। प्रेम सुंदरता का या शारीरिक सुंदरता का कायल नहीं होता, सुंदरता पर निर्भर नहीं होता है। प्रेम तो आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, जिसमें शरीर बीच में कदापि नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर जो टुन्नू और दुलारी के बीच में जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है। टुन्नू ने उसकी कला से प्रेम किया, उसकी आत्मा से प्रेम किया। ठीक उसी तरह से दुलारी ने उसको समझाया, उसको डांटा, उसको कठोर बातें भी कही ना, साड़ी को भी नहीं उससे ग्रहण किया था, और उसके जाते ही फिर उसने उस साड़ी को उठाकर रख भी लिया था। वो ये बताना चाहती थी, वो ये जताना चाहती थी कि अभी तुम छोटे हो, अभी इस तरह के काम मत करो, तुम अपने काम से काम रखो। पिताजी पुरोहित हैं, घर घर पूजा करके घर गृहस्थी चलाते हैं, तुम लोगों का जीवन यापन करते हैं। जाओ, यदि हाथ बटाना ही है, कुछ करना ही है, तो पिताजी के कार्यों में हाथ बटाओ। ये जो साड़ी तुम खरीद कर लाए हो, वो पैसे कहां से आए? तुम्हारे पिताजी की कमाई के हैं। जिस दिन तुम कमाओगे, अपने पैरों पर खड़े होगे, तब जाकर पैसे का मूल्य पता चलेगा। हमें लगता है कि पैसे यदि कोई दूसरा कमाता है ना, या हम अपने घर की बात करें या पिताजी की बात करें, तो हमें लगता है पैसे तो बस आ जाते हैं, करना ही क्या होता है। लेकिन जिस दिन आप स्वयं पैसे कमाएंगे, उस दिन एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे आप, और रखना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई हम यूं ही क्यों लुटा दें। ठीक है, तो यहां पर यही व्यक्त हुआ है कि, फिर से मैं पढ़ती हूं, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसकी दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है ना। किशोर जनित मतलब समझते हैं ना, युवा, किशोर अवस्था, एडोलेसेंस एज। परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा। ठीक है, टुन्नू दुलारी से प्रेम करता था, वह दुलारी से उम्र में बहुत ही छोटा था, वह मात्र 16 साल का था, है ना। दुलारी को उसका प्रेम उसकी उम्र की नादानी के अलावा कुछ नहीं लगता था, इसलिए वह उसका तिरस्कार करती रहती थी। टुन्नू का यह कथन सत्य है, उसका प्रेम आत्मिक था, इसलिए उसे दुलारी की आयु या उसके रूप से कोई लेना देना ही नहीं था। टुन्नू के आचरण ने दुलारी के हृदय में उसके आसन को और दृढ़ता से स्थापित कर दिया, और वो समझ गई थी कि ये एक सच्चा लड़का है। उसके मन में जो था उसने मुझे बता दिया। यदि इसके मन में छल या कपट होता तो वो कहता नहीं। ठीक है, अक्सर जो गलत होते हैं वो नजरें चुराते हैं, लेकिन उसने नजरें मिलाकर उसके सामने गया और अपने एक खादी की साड़ी भी उसको दी। ठीक है, टुन्नू के प्रति उसके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया। विवेक मतलब बुद्धि। ठीक है, अब उसका स्थान अन्य कोई व्यक्ति नहीं ले सकता था। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। कैसे किया था? उसने टुन्नू की दी हुई साड़ी को पहनकर उस दिन गायन किया था। ठीक है, उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। धोती यहां पर साड़ी के लिए आया है बेटा। जब अंग्रेज अफसर द्वारा उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या की गई, तब टुन्नू के प्रति मौन प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उसने देश प्रेम का मार्ग चुना। अब वो क्या कहती कि मैं टुन्नू से प्रेम करती हूं, अब उसकी मृत्यु हो गई, मैं गाना नहीं गाऊंगी या गाना छोड़ दूंगी, ये तो नादानी होगी ना। वो तो एक समझदार स्त्री थी, एक स्वाभिमानी स्त्री थी, एक सबला नारी थी, देशभक्त की भावना थी उसके मन में। तो उसने अपने मौन प्रेम, साइलेंट, ठीक है, उसने उस प्रेम को सम्मान देने के लिए उसकी दी हुई साड़ी पहनकर देशभक्ति का गीत गाया था। उस जो सभा हो रही थी, जो आंदोलन हो रहा था, उस समय जो सभा लगी हुई थी, उसमें उसने गीत गाया, टुन्नू के दी हुई साड़ी पहनकर उसको सम्मान दिया। समझ में आया? प्रश्न है अगला, यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। यस, कि ये जो नाम है, क्यों दिया गया है ये नाम, प्रतीकार्थ बताइए कि इसका क्या अर्थ है। आप बताएंगे? ओके, इस कथन का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है या नथनी खो गई है, मैं किससे पूछूं, कहां से पूछूं। ठीक है, नाक में पहना जाने वाला लौंग सुहाग का प्रतीक होता है। ठीक है, दुलारी एक गौन हारिन है, उसने अपने मन रूपी नाक में टुन्नू के नाम की लौंग पहन ली है, नथनी पहन ली है। दुलारी की मनोस्थिति देखें तो जिस स्थान पर उसे गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, उसी स्थान पर टुन्नू की मृत्यु हुई थी, उसी स्थान पर उन लोगों ने टुन्नू की हत्या की थी। तो उसका प्रतीकार्थ होगा,
इसी स्थान पर मेरा प्रियतम मुझसे बिछड़ गया है, अब मैं किससे उसके बारे में पूछूं कि मेरा प्रियतम मुझे कहां मिलेगा। अर्थात अब उसका प्रियतम उससे बिछड़ गया है, उसे पाना अब उसके बस में नहीं है। ठीक है, आशा करती हूं आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। इसके प्रश्नों का अभ्यास आपने अभी अभी किया, साथ ही साथ आपने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत दुलारी के विचारों को भी जाना। साथ ही साथ जो टुन्नू, ठीक है, जो कि 16 वर्ष का एक लड़का था, आप ही की उम्र का लड़का था, किस तरह से उसको समझाती है दुलारी कि अभी इस उम्र के इस पड़ाव में आपको नहीं पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो ऐसे में हमें अपने बड़ों की राय अवश्य ले लेनी चाहिए। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो कार्य हम कर रहे हैं, अभी आपका कार्य है विद्या अर्जन करना, शिक्षा ग्रहण करना। तो जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं और बहुत अच्छे से अपने सारे कार्यों को अंजाम देते हैं, चाहे वो कार्य शिक्षा ग्रहण करना हो या शिक्षा प्रदान करना हो, ठीक है, जब हम काम के प्रति, अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं तो बाकी की सारी चीजें हमारे पीछे आती हैं। ठीक है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक वाक्य मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कि यदि हम अपने काम को सलाम करेंगे या काम को पूजेंगे तो दुनिया हमें सलाम करेगी, लेकिन यदि हमने अपने काम को नहीं पूजा या काम के पीछे नहीं गए तो हमें दुनिया को सलाम करना पड़ेगा। अतः समझ में आया बेटा कि अपने काम के पीछे इतने समर्पित रहिए कि लोग आपको आपके काम से जाने, आपके कार्य से जाने, आपके गुणों से जाने। ठीक है, कहते हैं ना कि व्यक्ति की पहचान उसके रंग, रूप, जाति, धर्म, कद, काठी इससे नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके गुण से, आचरण से, व्यवहार से, व्यक्तित्व से होती है। तो अपने व्यक्तित्व को इतना निखारिए कि दर्पण भी शर्मा जाए कि वाह, उसको भी गर्व महसूस हो कि क्या व्यक्ति है जो आज मेरे सामने आया है। और ये जब हम कभी अपने आप को आईने में देखें तो हमें अपने आप पर गर्व हो कि यस, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माय डे। और ये हम तभी कह सकते हैं जब हम अपने कार्य को पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी और समर्पण भाव के साथ करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में जो पथ रहता है ना, उससे भ्रमित करने वाली कई आकर्षक वस्तुएं आती हैं, कई आकर्षक मौके आते हैं, लेकिन उन आकर्षण में हमें अभी नहीं फंसना है। यदि हम उसमें फंस गए तो वो दलदल की तरह हमें अपनी ओर धंसा लेंगे, जिससे निकलना फिर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो अभी आप जो आकर्षण हैं, चमक धमक हैं, उनसे दूर रहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य कीजिए। और आपका काम है शिक्षा ग्रहण करना या विद्या अर्जन करना, अपनी ज्ञान को, अपनी जानकारी को, अपनी बुद्धि को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना, वृद्धि करना। यदि आप ऐसा करेंगे तो सारे आकर्षण, सारे अच्छी बातें आपके पीछे आएंगी, वो आपको फॉलो करेंगी, हमें किसी को नहीं करना है। ठीक है, यस। तो अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप बिल्कुल बिना समय को व्यर्थ किए हुए डायरेक्टली चैनल पर जाएंगे और अपने पसंदीदा विषय और साथ ही साथ पसंदीदा पाठ, जो भी विषय है उसके पाठ को तुरंत जाकर उस वीडियो को देख पाएंगे। कैसे, बताती हूं बच्चों, सुनो। आप सबसे पहले अपने हाथ में जो भी हो, मोबाइल हो या आप लैपटॉप पर हो, कहीं भी हो, तो सबसे पहले आप देखिए कि यस, डेटा इज ऑन। सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन आप करिए ऑन। जैसे ही आप करेंगे, आप गूगल पर या क्रोम पर जाएंगे, वहां लिखिए या वॉइस बोल दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपके सामने बहुत सारे कुछ ऑप्शंस नजर आने लगेंगे क्लास 10 से रिलेटेड, क्योंकि आप क्लास 10th के हैं तो आप क्लास 10th का ही सर्च करेंगे, है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो वहां पर आप क्या देखना चाहते हैं? क्या आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम संबंधी अपने पाठ या अपने चैप्टर्स देखना चाहते हैं, या आप सीबीएसई या एनसीईआरटी हिंदी मीडियम से संबंधित अपने वीडियो जानना चाहते हैं अपनी क्लास 10th के बारे में, या फिर आपको देखना है इंग्लिश स्पोकन के वीडियोस जिसमें आप अपनी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं?
या फिर आप एनटीएससी या ओलंपियाड परीक्षा से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, या फिर यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ ऐसे वीडियोस जानना चाहते हैं जो आपको यहां वहां के तरह तरह के बोर्ड्स की जानकारी दे कि आखिर कहां चल रहा है, सामान्य ज्ञान क्या चाहिए आपको, सब कुछ है यहां। यस, ओके, आइए आप जाएंगे सीबीएसई हिंदी मीडियम पर। जाएंगे ना, क्योंकि हिंदी की वीडियो देखना है आपको। ओके, गए हैं आप, तुरंत आपने क्लिक किया सीबीएसई हिंदी मीडियम, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके विषय और साथ ही साथ आपके विषय अध्यापक और अध्यापिकाएं नजर आ जाएंगी। ठीक है, क्या पढ़ना चाहते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी या सामाजिक विज्ञान, जो भी पढ़ना है जस्ट उस पर आप क्लिक कर दीजिए, हिंदी कर लीजिए। ओके, हिंदी पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहां पर आ जाएगी। क्या जानना है आपको हिंदी में, बस आप आज्ञा दीजिए मेरे आका, बताइए क्या जानना है आपको। क्या आपको संपूर्ण चैप्टर का सार जानना है, या आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के जो पीछे प्रश्न उत्तर रहते हैं, यस, प्रश्न अभ्यास करना है? नहीं, क्या जानना है आपको? अच्छा, बहुविकल्पीय प्रश्न जानना चाहते हैं। ओके, ये भी है, तो सब कुछ मिलेगा यहां पर। उसके लिए आपको बस उस पर करना होगा क्लिक, और आ जाएगा वीडियो आपके सामने। क्या कह रहे हैं? ओके, पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं? ओके, तो चलिए पाठ्यक्रम पर चलते हैं। पाठ्यक्रम पर आपने जैसे ही क्लिक किया, पाठ्यक्रम के क्लिक करते ही आपकी लाली मैडम आ गई हैं, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक भी नजर आ रही हैं, चारों पाठ्य पुस्तक। कोर्स ए में 2 बुक्स, कोर्स बी में 2 बुक्स, कोर्स ए की हमारी बुक्स हैं क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी की हमारी बुक्स हैं स्पर्श और संचयन। इनमें कितने चैप्टर्स हैं, कौन उनके लेखक हैं, कवि कौन है ना, कृतिका में कौन सी कहानियों को शामिल किया गया है, ठीक उसी प्रकार से स्पर्श काव्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, गद्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, लेखक या लेखिकाएं कौन है, कवि या कवयित्री कौन है, कौन रचनाकार हैं, स्पर्श में संचयन में कितने चैप्टर्स हैं, सब कुछ सारा का सारा संपूर्ण पाठ्यक्रम एक ही वीडियो में। यस, आपको अलग से नहीं जाना है कि अच्छा मैं क्षितिज का देख लूं फिर मुझे दूसरा वीडियो क्लिक करना पड़ेगा तब मुझे कृतिका का मिलेगा। नो, आपको चारों बुक्स का सिलेबस पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम एक ही वीडियो में मिल रहा है बेटा। तो ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, फिर देखिएगा आप कैसे स्मार्ट कहला जाएंगे अपनी क्लास में। और कोई भी आएगा ना कि क्या पता इस चैप्टर में कितने बुक्स हैं, मतलब कितने चैप्टर हैं इसमें, अरे मैं बताता हूं ना, मैंने देखा है अभी। क्या बात है भाई, कहां से देखा? अरे इस पे ये है ना लिंक, शेयर कर दीजिएगा। तो शेयर करते करते हम और आपका जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होता जाएगा, बहुत, और हम और आप हमेशा इसी तरह से जुड़े रहेंगे। ओके, तो करना क्या है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है, ठीक है? लाइक करना है। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं ऑफ कोर्स आपको पसंद आएगा बेटा, लाइक मीन्स पसंद हो, जब पसंद है तो लाइक तो आपको करना ही है, ठीक है? और शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके परिचित हैं, कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, आई नो वेरी वेल, आप बहुत बड़े वाले हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, तो सभी में चैनल की लिंक शेयर कर दीजिए ताकि हम और आप ऐसे ही हमेशा बने रहें साथ में, ठीक है? तो भूलिएगा नहीं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और क्यों करना है ये भी मैं बता देती हूं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है बेटा क्लास 6वीं से, कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा 100% फ्री। यस, कोई चार्ज नहीं देना, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आपको कभी भी नहीं लेना। यस, बिल्कुल नहीं लेना। आप ये मत सोचिए कि शायद कभी फिर हम कहने लगें कि अब आपको कुछ धनराशि देनी होगी, नहीं, कभी नहीं लेना है। बिल्कुल आप फ्री में आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे जैसे अभी हो रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।